लोक प्रशासन का जो पहला परिचय है, लोक प्रशासन के सिद्धांत तत्व, उस कड़ी में लोक प्रशासन के अध्ययन हेतु विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, जिससे कि लोक प्रशासन का अध्ययन किया जा सकता है। लोक प्रशासन का जो अध्ययन है वो किस माध्यम से, किस अप्रोच से, किस उपागम के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान का विषय है लोक प्रशासन। जैसा कि एलवुड ने कहा है कि जीव विज्ञान के लिए जो महत्व सूक्ष्म दर्शक यंत्र का है, ज्योतिष विज्ञान के लिए उपयोग दूरदर्शक यंत्र का है, वही उपयोग और महत्व है सामाजिक विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति का। जो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए, सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन करना है, उसके लिए वैज्ञानिक पद्धति का महत्व उसी प्रकार से है जैसे जीव विज्ञान में यंत्र का, दूरदर्शक यंत्र का, और सूक्ष्म दर्शक यंत्र का जीव विज्ञान में और ज्योतिष में दूरदर्शक यंत्र का। यानी सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो अध्ययन किया जाएगा, उसके अध्ययन के जो विभिन्न दृष्टिकोण के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विज्ञान की प्रणाली से दर्शन और रीति विधान का उन बौद्धिक प्रक्रियाओं से प्राय है जिनके उपभोग से प्रस्तुत सामग्री और आधार पर वे उन सत्यों को पाने का प्रयत्न करते हैं जो उनके लक्ष्य हैं, और जिनकी खोज, निरूपण और जांच करते हैं। तात्पर्य है, चार्ल्स आइजनमैन ने विज्ञान की जो प्रणाली के जो दर्शन है, उस रीति से उस बौद्धिक क्रिया का अभिप्राय यह है कि उन सत्य की तह तक पहुंचना जिनकी वो खोज, निरूपण और जांच कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विज्ञान का सीधा सा अर्थ है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों से पुष्ट विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिसे प्रयोगों से पुष्ट किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है, उसको विज्ञान कहते हैं। इसी वैज्ञानिक पद्धति अपने आप में उसको शुद्धता का, विज्ञान का तात्पर्य उस विषय की विशुद्धता, उस विषय का अपना कितना एफिशिएंसी पावर है, या उस विषय में कितना अध्ययन ग्रंथ का गहराई है। इस आधार पर हम वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेकर सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन हेतु दो पद्धति हैं, एक आगमनात्मक, दूसरा निगमनात्मक। हम सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होते हैं, वह आगमनात्मक पद्धति है, और जहाँ हम विशेष से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, वह निगमनात्मक है। आगमनात्मक जो पद्धति है वह सामान्य से विशेष, यानी सभी चावल उबल गए तो हमें एक चावल लेना पड़ता है, निदर्शन लेना पड़ता है, यानी सारे चावल उबल गए। या किसी मोहल्ले में कोविड-19 से ग्रस्त है मोहल्ला, तो हम विशेष अर्थ निकाल सकते हैं। सामान्य बात है कि पूरा मोहल्ला कोविड-19 से ग्रस्त है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा मोहल्ला कोरोना से ग्रस्त है। इसी प्रकार निगमनात्मक जो दृष्टिकोण है, विशेष है सामान्य। कोई व्यक्ति, साधारणतः अफ्रीका के व्यक्ति काले हैं, तो यानी सामान्यतः वहाँ के सभी व्यक्ति का कलर, रंग भेद जो है या रंग है वो काला है। किंतु इस तरह से हम रंग भेद की बात नहीं कर रहे, किंतु जो एक इस प्रकार से हम ले सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनतकश हैं,
तो एक सामान्य सी एक अवधारणा बनती है कि वहाँ के सभी व्यक्ति मेहनती हैं। ये विशेष से सामान्य की ओर अध्ययन है, यानी विशेष वस्तु का अध्ययन, पर्यवेक्षण, परीक्षण के उपरांत सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। निगमनात्मक जो पद्धति है उसमें विशेष वस्तु का अध्ययन करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके उपरांत सामान्य सिद्धांत की रचना करते हैं। यानी विशेष से सामान्य सिद्धांत की रचना, और सामान्य से सामान्य सिद्धांत से एक विशेष गुण का आविष्कार करना आगमनात्मक पद्धति है, और विशेष से सामान्य अवधारणा या सिद्धांत बनाना निगमनात्मक पद्धति है। इसलिए लोक प्रशासन के अध्ययन के कई उपागम या दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोक प्रशासन का जब हम अध्ययन करेंगे तो उस लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण से कई उपागम, कई अप्रोच, दृष्टिकोण प्रचलित हैं। दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। दृष्टिकोण का अर्थ मानकों का एक समूह है जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के प्रश्न, आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। यानी दृष्टिकोण का जो अर्थ है वो मानकों का एक समूह है जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श किया जाता है, उसके प्रश्न किए जाते हैं, विचार विमर्श किया जाता है, और आधार सामग्री क्या लेना है क्या छोड़ना ये निर्णय किया जाता है ताकि एक सिद्धांत की रचना की जाए। दृष्टिकोण का अगला चरण है सिद्धांत। ये एक दृष्टिकोण है, यानी इस दृष्टिकोण के आधार पर हम ये भी आधार सामग्री लेंगे और इन सैद्धांतिक विचार विमर्श के जो प्रश्न हैं ये इस प्रकार से हैं। तो इस दृष्टिकोण का जो अगला चरण है वह सिद्धांत कहलाता है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। यानी जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से या चयन से आगे निकल जाए तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है, और सिद्धांत का मुख्य कार्य है व्याख्या करना। तो हम आज जो लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करते हैं, उन दृष्टिकोण में 3 तरह के दृष्टिकोण हैं। परंपरावादी, जिसे क्लासिक थ्योरी कहते हैं, या संगठनात्मक शास्त्रीय उपागम, या मैकेनिज्म अप्रोच। परंपरावादी सोच, क्लासिक सोच, प्राचीन सोच जिसे कहते हैं, या स्ट्रक्चरल सोच, संगठनात्मक पद्धति या दृष्टिकोण उपागम। दूसरा है व्यावहारिक दृष्टिकोण, और तीसरा है व्यवस्थावादी दृष्टिकोण। जहाँ परंपरावादी दृष्टिकोण या संगठनात्मक दृष्टिकोण है उसमें व्यक्ति को एक मशीन के रूप में, एक संगठन के रूप में, एक संरचना के रूप में माना है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में उस मानवीय इच्छाओं और उसके व्यवहार का जो अध्ययन है उस पर जोर दिया गया, और व्यवस्था दृष्टिकोण में सभी लोग उस व्यवस्था के इर्द गिर्द प्रभावित होते हैं, उस व्यवस्थावादी दृष्टिकोण कहलाता है। ये 3 दृष्टिकोण हैं। इस प्रकार से जो परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण प्राचीन है इसलिए शास्त्रीय कहा जाता है, मशीनी है इसे मशीनी कहा जाता है, या एक तरह से स्ट्रक्चरल कहा जाता है, औपचारिक कहा जाता है, वैधानिक कहा जाता है, संगठनात्मक कहा जाता है, ऐतिहासिक और विशुद्ध विचारात्मक वर्णनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है, और इसके प्रमुख समर्थक वाइट, विलोबी और एंडरसन है। कहने का तात्पर्य परंपरावादी दृष्टिकोण पुराना है इसलिए क्लासिक थ्योरी भी कहा जाता है, संगठनात्मक दृष्टिकोण है, मशीनी मैकेनिज्म दृष्टिकोण या मशीनी दृष्टिकोण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संगठनात्मक जो संरचना है या संगठनात्मक अध्ययन है उसमें मशीन की तरह उसका उपयोग करना है, इसलिए ये मशीनरी दृष्टिकोण भी कहलाता है। तो इसमें प्रमुख जो पद्धतियां हैं, ये जो आपका परंपरावादी जो दृष्टिकोण है उस परंपरावादी दृष्टिकोण में 6 पद्धतियों के सारे अध्ययन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यानी जो परंपरावादी जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण में
जो प्रमुख पद्धतियां हैं अध्ययन करने की, कौन सी? परंपरावादी दृष्टिकोण या संगठनात्मक दृष्टिकोण, या कह सकते हैं क्लासिकल थ्योरी दृष्टिकोण से प्रमुख जो पद्धतियां हैं वो इस प्रकार से हैं। ऐतिहासिक पद्धति, इतिहास के आधार पर जिनका अध्ययन करना है वो ऐतिहासिक पद्धति कहलाती है। कानूनी पद्धति, विधि का या कानूनी पद्धति के आधार पर जो अध्ययन किया जाएगा उसको कानूनी पद्धति कहा जाता है। विषय वस्तु पद्धति, और चौथी है वैज्ञानिक पद्धति, और पांचवी है जीवन वृत्तात्मक पद्धति, और छठवीं है राजनीतिक पद्धति। इन 6 पद्धतियों के माध्यम से परंपरावादी दृष्टिकोण का जो अध्ययन है वह किया जाता है, या संगठनात्मक जो दृष्टिकोण है वो किया जाता है। वैधानिक दृष्टिकोण है वो अध्ययन किया जाता है। औपचारिक दृष्टिकोण अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक और विशुद्ध विचारात्मक और वर्णनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है इसको। इसलिए इन 6 पद्धतियों के माध्यम से ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति, विषय वस्तु पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, जीवन वृत्तात्मक पद्धति और राजनीतिक पद्धति, इन 6 पद्धतियों के आधार पर हम परंपरावादी दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति समाजशास्त्रों का अध्ययन की एक बड़ी परंपरागत विधि है। परंपरागत विधि जिसमें अध्ययन के क्षेत्र में विशेष की संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किया जाता है। पोलक के अनुसार ऐतिहासिक प्रणाली संस्थाएं क्या हैं और क्या रूप ले रही हैं जैसे प्रश्नों की व्याख्या इस दृष्टि से करती हैं कि वे क्या थी और जैसे भी वे बन गई कैसी बनी। वस्तुतः इस प्रणाली में हमें न केवल भूतकाल की व्याख्या प्राप्त होती है अपितु हमें भविष्य के विवेचन के लिए भी बुनियादी या आधारभूत सिद्धांत प्राप्त हो जाता है। इसका लाभ यह है कि मनुष्य पिछले अनुभवों का लाभ उठा सकता है यदि हमें यह ज्ञात हो कि भारत में सचिवालय का विकास किस प्रकार से हुआ, प्रशासन में सचिवालय का विभिन्न कालों में क्या योगदान रहा, तो हम वर्तमान काल में सचिवालय के योगदान को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से ऑक्सफोर्ड ने दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए कहा है कि शैक्षिक स्तर पर राजनीतिक प्रशासनिक अध्ययन का ऐतिहासिक होना चाहिए। ऐतिहासिक अध्ययन के बिना राजनीतिक और प्रशासनिक शिक्षा अधूरी है। तात्पर्य यह हुआ कि हम परंपरागत या संगठनात्मक जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण के अध्ययन के लिए हम ऐतिहासिक पद्धति का अगर सहारा लेते हैं, यानी किसी कार्यालय का, किसी संस्था का हमें अध्ययन करना है तो उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। जैसा कि ऑक्सफोर्ड ने दृढ़ विश्वास किया कि शैक्षिक स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक अध्ययन को ऐतिहासिक होना चाहिए और ऐतिहासिक अध्ययन के बिना राजनीतिक और प्रशासनिक शिक्षा अधूरी है। आज हमारा मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा कॉलेज है बांगड़ महाविद्यालय। हम बांगड़ महाविद्यालय की ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे इस संस्था के रूप में, तो हमें सबसे पहले उस समय जाना पड़ेगा जहाँ स्कूल हुआ करता था। स्कूल से इंटर कॉलेज हुआ, इंटर कॉलेज से महाविद्यालय हुआ, और किस कारण किस परिस्थिति में हुआ, और बांगड़ परिवार ने जो यहाँ का भामाशाह था उसने किस प्रकार किस आधार पर इस महाविद्यालय को खड़ा किया। इस आधार पर हम बांगड़ महाविद्यालय की ऐतिहासिक जो पद्धति है उस आधार पर अध्ययन करेंगे तो उसके इतिहास के बारे में जानकारी लेनी होगी। यह किस कारण से कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये बना और क्या कारण रहे होंगे, तो ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लेते हुए बांगड़ महाविद्यालय का हम अध्ययन कर सकते हैं। ये ऐतिहासिक पद्धति है। आज के लिए हम इतना ही। धन्यवाद।